डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस जो हमारी थी उसके अंदर लिम्फोमा पार्ट 1 या हम कह सकते हैं लिम्फोमा की हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि लिम्फोमा क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिम्फोमा, राइट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, लिम्फोमा कितने टाइप का होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा एंड हॉडकिंस लिम्फोमा में क्या डिफरेंस है। और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमने इम्यून सिस्टम को भी समझा, राइट। इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्या उसका रोल रहता है बॉडी के अंदर, टी सेल्स बी सेल्स क्या है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑल ओवर इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हमने पिछली क्लास में देखे। और लास्ट हमारी जो एंडिंग थी क्लास की, जो लिम्फोमा पार्ट 1 की जो एंडिंग थी वो यहाँ पर थी, राइट। टाइप्स ऑफ हॉडकिंस एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड कैंसर किस तरह होते हैं। मीन्स ये कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट है, ये सिर्फ आपके समझने के पर्पस से हैं, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। लेकिन एक बार मैं बता देना चाह रहा हूँ, सुपरफिशियल नॉलेज के लिए ये है, क्या क्या डिफरेंट होता है। इसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में क्या डिफरेंस है, राइट। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और माइलोमा, तो यहाँ पे ये सब क्या है, ऑल आर द टाइप्स ऑफ द ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर के टाइप होते हैं सारे। लेकिन लिम्फोमा जो है वो रिलेटेड टू द टी सेल्स एंड बी सेल्स होता है। ल्यूकेमिया रिलेटेड टू अदर ऑल WBC से रिलेटेड होता है। और माइलोमा इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा सेल्स। माइलोमा इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा सेल्स। Although there are the similarities between the types of the lymphoma and leukemia, यहाँ पर लिम्फोमा और ल्यूकेमिया के बीच में सिमिलरिटीज़ कुछ पाई जाती है, लेकिन उनका जो बिहेवियर रहता है वो डिफरेंटली रहता है, इसलिए उनको डिफरेंटली हमें ट्रीट करना होता है। सेकेंड पॉइंट्स में लिम्फोमा अफेक्ट्स द लिम्फोसाइट्स, जैसा कि ये सेंटेंस कह रहा है, लिम्फोमा सिर्फ लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है जिसके अंदर टी सेल्स एंड बी सेल्स, राइट, और ये अफेक्टेड होते हैं। जब ये डिजीज़ कंडीशन प्रोग्रेसिव होती है तो ये ल्यूकेमिक फेज में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट, द एबनॉर्मल सेल डेवलप्स इन द लिम्फ नोड्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एबनॉर्मल सेल्स का डेवलपमेंट होना, कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा, लिम्फोमा कहलाएगा, राइट। आगे की हेडिंग है ल्यूकेमिया अफेक्ट्स। ल्यूकेमिया किसको अफेक्ट कर रहा है, WBC को अफेक्ट कर रहा है। ल्यूकेमिया किसको अफेक्ट कर रहा है, WBC को। इट इंक्लूड्स द लिम्फोसाइट्स, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी गिने जाते हैं, काउंट होते हैं। द एबनॉर्मल सेल्स डेवलप्स इन द बोन मेरो एंड ब्लड स्ट्रीम्स। जो एबनॉर्मल सेल्स ये रहती हैं, चाहे वो WBC की हो या लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल हो, इस तरह की सेल्स यदि एबनॉर्मल होती हो तो नॉर्मली आप सभी को पता है कि ये सेल्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहने वाली सेल्स हैं, तो किसी एक जगह पर रुकती नहीं है और इसलिए यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर का चांस नहीं रहता है। लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड होती हैं, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ये माइग्रेट होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना माइलोमा। माइलोमा क्या चीज़ है, तो माइलोमा इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स कॉल्ड कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स का एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम माइलोमा कहते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स की एबनॉर्मलिटीज के कारण होने वाला कैंसर है जिसे हम क्या कहते हैं, माइलोमा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आइए हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लिम्फोमा का इंट्रोडक्शन। पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, पर एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहता हूँ। Lymphoma is a type of the blood cells cancer, develops the white blood cells and called lymphocytes grow out of the control। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिम्फोसाइट्स टी सेल या बी सेल के अंदर एबनॉर्मल सेल्स का बनना, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है, राइट। और इसके अंदर आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ करना, जिसको अपन क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। और जो फ्लूइड कैरी होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं, राइट। एंड एक चीज़ हमने और देखी कि जो लिम्फ नोड्स है वो एक तरह से ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड है, राइट। तो ये
यहाँ पर लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग भी होती है कैंसर फॉर्मेशन। कैंसर के अंदर पेनलेस स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद ये हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे, राइट। आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, लिम्फोमा इज अ कैंसर, राइट, इन्फेक्टिंग द फ्लाइट सेल्स। तो समय को बचाने के लिए हम आगे की स्लाइड्स को देखते रहेंगे। रिस्क फैक्टर्स, आई थिंक पिछली क्लास में हमारा रिस्क फैक्टर्स पढ़ना ड्यू था। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिम्फोमा पार्ट 2 को। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि एज जो है वो एक तरह से रिस्की फैक्टर है, और 50 मोर देन 50 मेल का होना ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हैविंग इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम ये भी रिस्क फैक्टर है। डेवलपिंग द सर्टेन इन्फेक्शंस जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस का होना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आई थिंक ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आगे है सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। डायग्नोस्टिक टेस्ट, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को। तो यहाँ पे क्या क्या डायग्नोसिस किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि फिजिकल एग्जामिनेशंस और मेडिकल हिस्ट्री जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है किसी भी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन, यदि आपको पर्सन अलॉट कर दिया जाए कौन सा, लिम्फोमा वाला, तो आप उसमें क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप करेंगे नेक, अंडर आर्म, ग्रोइन के अंदर लिम्फ नोड स्वेलन है या नहीं है। दूसरा आप चेक करोगे स्प्लीन और लीवर जो है वो एनलार्ज जो है या नहीं है। हिपेटोमेगाली या स्प्लिनोमेगाली है या नहीं है। यदि है तो वो हॉडकिंस लिम्फोमा, राइट, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा जिसके अंदर हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, पिछला डिफरेंस वाली क्लास आप देखना, उसमें आपको ये चीज़ मैंने बता रखी है, राइट। तो ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट, रिमूविंग द लिम्फ नोड फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए लिम्फ नोड को रिमूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिम्फ नोड को टेस्ट करने के लिए रिमूव किया जा रहा है, और उसकी क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है। क्या की जाती है सर, बायोप्सी की जाती है, राइट। तो लिम्फ नोड की यहाँ पर बायोप्सी करना। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर इसलिए हम करते हैं क्योंकि ब्लड कैंसर है तो उसके अंदर हमें कैंसर सेल आइडेंटिफाई हो जाती है। ब्लड टेस्ट होता है। रिमूविंग द सैंपल ऑफ द बोन मेरो टेस्टिंग, बोन मेरो का भी एस्पिरेशन किया जाता है। निडिल, फाइन निडिल लाइक निडिल के अंदर, निडिल जो बोन मेरो में इंजेक्ट की जाती है और उसके अंदर एस्पिरेट करके स्टेम सेल्स या फ्लूइड को रिसीव किया जाता है, जिसकी बायोप्सी की जाती है, और ये बोन मेरो सैम्पलिंग हो जाती है जिसके अंदर कैंसर सेल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और लास्ट है इमेजिंग टेस्ट जिसके अंदर सीटी, एमआरआई, पीईटी चेक किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका है क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द लिम्फोमा, राइट। यदि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पेपर आए कि राइट डाउन द डायग्नोसिस, तो ये आंसरिंग आपकी होनी चाहिए। यदि इतनी आंसरिंग आपको मिल जाती है कॉपी में तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। और इतनी आंसरिंग आपकी कॉपी में मिल जाए उसके लिए क्या चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। याद रहने के लिए क्या चाहिए कि आपको इसे समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ द लिम्फोमा, राइट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि एक्टिव सर्वाइवलेंस, कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी पिछली बहुत क्लासेस के अंदर हम बार बार रिवाइज करके पढ़ ही रहे हैं, और आई थिंक एक बार अभी जब अपना 2-4 कैंसर और बचे हुए हैं उनको पढ़ने के बाद कॉमन मैनेजमेंट जिसके अंदर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्या होते हैं, इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कीमोथेरेपी को सिर्फ एक मात्र छोटे से पैराग्राफ में समझ लेते हैं, लेकिन अगली अपनी जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड क्लास रहेगी, नेक्स्ट एक क्लास ऐसी रहेगी जिसके अंदर सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो हैं, कैंसर की जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, चाहे कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, बायोलॉजिकल थेरेपी जो भी है, उसको अपन एक अलग से पीपीटी को बना के अपन उसको भी पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पे मैं आपको इतना बता देना चाह रहा हूँ कि पेशेंट का जो है वेट इसमें मॉनिटर किया जाता है, और उसके अंदर रिलेटेड कोई भी डेली लिविंग एक्टिविटी और एबनॉर्मलिटी को यहाँ पे सर्वाइवलेंस में रखा जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशन थेरेपी, जो कि मैंने आपको
अभी तक तो यही बता रखा है कि एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी किस तरह से होता है, क्या मशीनरी होती है, ये अपन डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आज हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या होता है इसको हम डिटेल में समझते हैं विथ डायग्राम। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि अपना थोड़ा कंसंट्रेशन तेज कर देना है, राइट। अपना कंसंट्रेशन 5 नंबर पे कर दो आप अभी। यहाँ पर एक अपन बोन बनाते हैं, ये सर बना दी हमने बोन, और ये बोन है हेल्दी पर्सन की। ये बोन किसकी है? हेल्दी पर्सन की। और रेड कलर में जो बना हुआ है वो आपके सामने क्या है? रेड बोन मैरो है। और येलो कलर में जो बना है क्या है सर? येलो बोन मैरो है। ये अपन ने खींच ली लाइन, और इसके साथ यहाँ पे अपन बना देते हैं एक पेशेंट की बोन। क्या बना देते हैं? पेशेंट की बोन। सो डियर स्टूडेंट्स, पेशेंट की बोन के अंदर भी बोन मैरो तो होता है, राइट, लेकिन वो एबनॉर्मल होता है। कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हेल्दी पर्सन की बोन है और ये कैंसर पर्सन की बोन है, या लिम्फोमा पर्सन की बोन है। अब यहाँ पर क्या चीज़ की जाती है कि यहाँ की जो ब्लड सेल की है, इन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। क्या क्या कहा जाता है? स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। और ये जो स्टेम सेल हैं, इन स्टेम सेल्स को, स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं, और वो अलग अलग तरह की ब्लड सेल्स बनाती हैं। वो चाहे तो अपने आप को WBC के रूप में डेवलप कर सकती है, वो चाहे तो अपने आप को T सेल के रूप में डेवलप कर सकती है, वो चाहे तो अपने आप को B सेल या RBC के रूप में डेवलप कर सकती है। लेकिन उन स्टेम सेल्स को हम क्या करते हैं? हेल्दी पर्सन की स्टेम सेल्स को इम्प्लांट करते हैं अनहेल्दी पर्सन के बोन मैरो में, ताकि क्या होगा कि यहाँ की जो एबनॉर्मल स्टेम सेल्स, जो एबनॉर्मल कैंसर WBC बना रही हैं, उसकी जगह क्या हो जाएगा? यदि हम हेल्दी बोन सेल्स को, हम यहाँ हेल्दी बोन मैरो की सेल्स को हम यहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो अपने नॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगी। इस तरह से कैंसर प्रोडक्शन कम होगा और नॉर्मल हेल्दी सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एक तरह से ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर ही मैंने आपको समझाया, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बोन मैरो के अंदर उपस्थित स्टेम सेल को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसीजर का दूसरा नाम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी है। क्या है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, राइट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो आज की क्लास है उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और जिस तरह से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो उनको बहुत ही अच्छा फीडबैक मेरे सामने आ रहा है। आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे की क्लासें में और ज़्यादा आप इंटरेस्ट ले पाएँ, एंटरटेनमेंट कर पाएँ, राइट। तो इसीलिए आपको क्लासेस के साथ कंटिन्यू रहना है। प्योर हिंदी के अंदर क्लासेस चल रही है और स्टूडेंट्स के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। इजी मेथड लग रहा है सभी को नोट्स भी क्लासेस के साथ में नोट्स लिखाए नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो अच्छा मेथड है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे और इसमें और अपने इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। और आप सभी से ये रहेगा इंस्ट्रक्शन, आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप क्लासेस लेते समय अपने नोटबुक पेन को भी साथ में रखें। जो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहा है, जो डायग्राम समझ में आ रहे हैं, उनको अपने कॉपी में यथावत उसी जगह पर उसी समय पर बनाते रहें। रिवीजन के लिए ये चीज़ें सारी काम आएंगी। तो आज के इम्पोर्टेंट इस टॉपिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को हमने समझ लिया है, किस तरह से लिखा जाता है ये कॉपी के अंदर देख लीजिए। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स also known as the stem cell transplantation. It involves the using a high dose of the chemotherapy radiation to suppress the bone marrow. Bone marrow को suppress करने के लिए हाई कीमोथेरेपी रेडिएशन भी यहाँ पे होते हैं। देन हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल मीन्स पर्सन की जो एबनॉर्मल बोन मैरो है, जो पेशेंट की एबनॉर्मल बोन मैरो है, उसको तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से सप्रेस किया जाता है और उसकी जगह क्या किया जाता है? हेल्दी बोन मैरो को वहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो यही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, राइट। देन हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल फ्रॉम
डोनर्स बॉडी टू द पेशेंट बॉडी ट्रांसप्लांट की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पोर्शन था। बाकी सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेज में भी पढ़े हैं। अदर ट्रीटमेंट्स, राइट, कार्ट थेरेपी, और ये कुछ नहीं है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अदर ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट द लिम्फोमा टारगेट थेरेपी, ये एक तरह से टारगेट थेरेपी का डिटेल यहाँ पे बताया है। कुछ ऐसे ड्रग्स, राइट, जैसे कि एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, इसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर कैंसर सेल के पास जाके उसको किल करेगा। इसका इतना ही अपने को मतलब समझना है। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको आप अभी भूल सकते हैं, इसको इग्नोर करना है, राइट। कॉपी में लिखने जैसा इसके अंदर कुछ अभी है नहीं। जो लिखने चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो भी हमने मैनेजमेंट देखे, राइट, ये मैनेजमेंट आपको बहुत शॉर्ट लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, लेकिन यही सारे ट्रीटमेंट जो हैं, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, राइट, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, इसका एक अपना अलग और क्लास रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन सब को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना होता है। तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए अपनी एक अलग और क्लास रहेगी। आने वाले दिनों में उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और अपनी लास्ट स्लाइड रहती है डियर स्टूडेंट्स ये, जिसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट यदि आपके ड्यूटी हॉस्पिटल्स में लग जाए और आपको कैंसर पेशेंट मिले, राइट, लिम्फोमा वाला पेशेंट मिले, तो लिम्फोमा वाले पेशेंट के लिए क्या क्या नर्सिंग प्रायोरिटी नीड्स होती है, उसका एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। राइट डाउन द नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द लिम्फोमा, राइट। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? राइट डाउन द नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट विथ लिम्फोमा या हॉटकिंग्स लिम्फोमा। या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन लिम्फोमा, या इस तरह से बन सकता है कि राइट द नर्सिंग मेक द एनसीपी फॉर द लिम्फोमा। ओके, तो यहाँ पर कुछ नर्सिंग केयर प्लान के पॉइंट्स आपके सामने हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, डेफिशिट नॉलेज एंड अदर पॉसिबल केयर नर्सिंग प्लान। अब ये जो डिटेल आपको यदि इसके अंदर और ज़्यादा चाहिए तो नर्सिंग प्रायोरिटी नीड से लगा के, नर्सिंग डायग्नोसिस से लगा के रैशनल इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन तक आपको इस दी गई साइट पर, राइट, नीचे दी गई साइट पर ये कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस साइट पर जाइए और आप अपने नर्सिंग केयर प्लान को ओपन करें, उसको रीड आउट करें, समझें। यदि आपको कोई डाउट होता है तो मैंने आपको पिछले कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को दे रखे हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अटेंडेंस रिलेटेड ये नोटिस है, फिर रिवाइज कर देना चाह रहा हूँ, राइट। आपको एसएमएस जो है वो अटेंडेंस का जो भी रिप्लाई करना है 48 आवर्स के अंदर कर लेना है। ज़्यादा पुरानी क्लासेस के लिए आप अभी रिप्लाई करते हो तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि आप कौन सी क्लास कब देख रहे हैं वो मॉनिटरिंग करें। तो क्लास हम जैसे ही अपलोड करते हैं तो विदिन 2 डेज़ के अंदर आपका यस सर प्रेजेंट सर विद दिस टॉपिक आ जाता है, तो आपकी प्रेजेंट है, अदरवाइज़ वो आपकी एब्सेंट मेंशन हो जाएगी। सेकंड है फाइल वर्क, आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, राइट। एनसीपी बनाने हैं, ओके। एनसीपी बनाने, क्लिनिकल फाइल, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। अपडेट योर कॉन्टैक्ट नंबर, जिन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड नहीं है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड कराएं। कॉल करके बताएं कि सर मैं ये बोल रहा हूँ और मेरा नंबर सेव कर दें, राइट। और एनी क्वायरी है तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। और मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैसेज आप कितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज करें, मैं नहीं देख पाता हूँ। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसका अच्छा रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। नर्सिंग केयर प्लान की लिंक मैंने आपको दे दी है और ये जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ ये मोस्ट ऑफ डिजीज कंडीशन आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। सारे एनसीपी आप यहाँ से बना सकते हैं। प्योर हिंदी में ही लिखा हुआ, ऐसा समझो, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें यदि कोई क्वारी रहती है, कोई समझने जैसी चीज़ रहती है, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, अपन उसको डिटेल से समझेंगे। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जैसा भी अपना जो भी टॉपिक रहता है आपको नोटिफाई कर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।